Hello dear students and learner. Today I am going to discuss about the drugs for peptic ulcer. So what is peptic ulcer? Peptic ulcer is a term used for ulcer in stomach as well as duodenum. Here we can see the ulcer is present in stomach and another ulcer is present in duodenum. Okay. So peptic ulcer. So peptic ulcer is a term for ulcer present in stomach as well as duodenum. So what is etiology of peptic ulcer? Peptic ulcer का क्या कॉज है? एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है, बट हम देख सकते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर हो रहा है वो किसी न किसी इम्बैलेंस से हो रहा है। कुछ रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर के इम्बैलेंस से पेप्टिक अल्सर होता है। तो उसमें से एग्रेसिव फैक्टर्स है जो पेप्टिक अल्सर को इंड्यूस करता और पेप्टिक अल्सर को प्रमोट करता, और दूसरा है डिफेंसिव फैक्टर जो पेप्टिक अल्सर को प्रोटेक्ट करता। ओके, सो एग्रेसिव फैक्टर जो पेप्टिक अल्सर को इंड्यूस करता है वो क्या हो सकता है? HCl सिक्रीशन, पेप्सिन, बाइल एंड H पाइलोरी इन्फेक्शन, ये पेप्टिक अल्सर को इंड्यूस करता है। डिफेंसिव फैक्टर्स जो पेप्टिक अल्सर को प्रमोट करता है। ओके, उसके अंदर आता है म्यूकस, गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रीशन, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटेक्टिव फॉर आवर स्टमक। ओके, देन नाइट्रिक ऑक्साइड, देन हाई म्यूकोसल ब्लड फ्लो। अगर स्टमक के म्यूकोसा में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो प्रोटेक्ट करता है पेप्टिक अल्सर के लिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स, अगर इस दोनों एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर के बीच में इम्बैलेंस होता है तो पेप्टिक अल्सर, अगर एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाए या डिफेंसिव फैक्टर कम हो जाता है तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर रिकॉग्नाइज्ड फैक्टर हैं जैसे कि साइकोसोमैटिक फैक्टर्स। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या फिर कुछ हमारे बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है। ओके, साइकोसोमैटिक मीन्स आइदर मेंटल और यानी बॉडीली फैक्टर्स। ओके, स्ट्रेस, उसी तरह कुछ हार्मोनल या फिर वास्कुलर चेंजेस अगर हमारे स्टमक में आता है, और फिर H पाइलोरी इन्फेक्शन जो कि एक बैक्टीरिया है जो रिकग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर है पेप्टिक अल्सर के लिए। तो HCl सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है? HCl सिक्रीशन जो हमारे स्टमक में होता है वो हाइड्रोजन, पोटेशियम, ATPase और प्रोटोन पंप के थ्रू होता है। ये प्रोटोन पंप हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में होते हैं, which is located in the apical side, okay, and in the canaliculi. Canaliculi is basically a crypts in the apical part of parietal cell. Okay, जो प्रोटोन पंप है उसको हम एक्टिवेट करने जो करते हैं, प्रोटोन पंप कैन बी एक्टिवेटेड बाय हिस्टामिन, ओके, एसिटाइलकोलिन एंड गैस्ट्रिन। ये सारे जो फैक्टर्स है ये प्रोटोन पंप को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एसिड, ओके, HCl। ओके, तो जो ये स्टिमुलेट करते हैं उसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं H2, हिस्टामिन के लिए H2, एसिटाइलकोलिन के लिए मस्करिनिक M3 एंड गैस्ट्रिन के लिए CCK2 रिसेप्टर्स। ओके, ये सारे रिसेप्टर पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। H2 रिसेप्टर एक्ट बाय जनरेटिंग साइक्लिक एमपी। ये मैकेनिज्म है किस तरह काम करता है, साइक्लिक एमपी जनरेट करते हैं, और M3 और CCK2 रिसेप्टर्स जो होता है वो इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देते हैं। सो दिस इज मैकेनिज्म हाउ दिस रिसेप्टर वर्क्स। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक पैराइटल सेल है। ओके, पैराइटल सेल के अंदर जो ये दिख रहा है क्रिप्ट्स, ये क्रिप्ट्स जो वाइट वाला, ये क्रिप्ट्स जो है ये कैनालिकुली। तो पेप्टिक इस पैराइटल सेल जो होता है ये एसिड, यहाँ पर हम देख सकते हैं एसिड सिक्रीशन हो रहा है, और एसिड सिक्रीशन में रोल किसका? यहाँ पे प्रोटोन पंप, ये प्रोटोन पंप। तो प्रोटोन पंप से जो है H+ रिलीज हो रहा है। ओके, और पोटेशियम अंदर ये ले रहा है, अपटेक हो रहा है। तो ये पैराइटल सेल्स में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रिसेप्टर हैं, जैसे मस्करिनिक M3 रिसेप्टर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है। ओके, और फिर यहाँ पे H2 रिसेप्टर हिस्टामिन बाइंड करता है, और फिर यहाँ हम देख सकते हैं CCK2 जहाँ पे गैस्ट्रिन बाइंड कर रहा है। ओके, तो ये सारे जो मीडिएटर्स हैं, चाहे एसिटाइलकोलिन हो या फिर हिस्टामिन हो या फिर ये गैस्ट्रिन हो, ये सारे क्या करते हैं, ये प्रोटोन पंप को स्टिमुलेट करते हैं, H+ रिलीज कर लेते इनटू द कैनालिकुली। स्टिमुलस की आता कहाँ से? स्टिमुलस जो हमको फूड से आता है, फूड को स्मेल करके, फूड के बारे में सोच के जो ब्रेन स्टिमुलेट होता है। ब्रेन फिर सिग्नल भेजता है थ्रू वेगस टू आवर एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन सेल्स होते हैं, वो गैंग्लियन सेल क्या होता है? GRP रिलीज करता है। GRP इज द गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। ओके, ये GRP क्या करता है? G सेल के स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन रिलीज करने के लिए। उसी तरह ENS क्या एसिटाइलकोलिन भी रिलीज कर सकता है। ये एसिटाइलकोलिन गैस्ट्रिन रिलीज भी करवा सकता है, या फिर इधर ECL सेल, ECL मीन्स एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ओके, तो ECL सेल को स्टिमुलेट कर सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है? गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है, और गैस्ट्रिन क्या कर रहा है? ECL सेल को स्टिमुलेट कर रहा है।
ये एसिटाइलकोलिन जो ENS से रिलीज हुआ वो क्या कर रहा है, फिर ECL सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। अल्टीमेटली ये ECL सेल रिलीज क्या कर रहा है, तो हिस्टामिन। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक GRP रिलीज हो रहा है जो गैस्ट्रिन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, और एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है जो गैस्ट्रिन भी रिलीज कर सकता है और फिर हिस्टामिन भी रिलीज कर सकता है, और ये हिस्टामिन अल्टीमेटली यहाँ H2 पर बाइंड करता है। सो व्हाट आर द मीडिएटर्स? मीडिएटर्स आर एसिटाइलकोलिन जो बाइंड करता है M3 पे, मीडिएटर्स इज हिस्टामिन जो H2 पे बाइंड कर रहा है, ओके, एंड देन ये गैस्ट्रिन जो CCK2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और अल्टीमेटली ये प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करता है, हाइड्रोजन को H+ आयन को रिलीज कर ले इनटू द कैनालिकुलम। हम यहाँ ये देख सकते हैं कि पैरेटल सेल के अंदर H+ आयन कैसे बन रहे हैं। H+ आयन जो H2O और CO2 के कंबाइन होने से बनते हैं, और इसके लिए हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से H+ आयन जो है पैरेटल सेल के अंदर कैनालिकुलम में रिलीज हो रहा है, और इसके लिए स्टिमुलस जो है एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड देन गैस्ट्रिन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये प्रोटेक्टिव होता है। वी कैन सी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इसको नेगेटिव स्टिमुलस, यहाँ हम देख सकते हैं इसको नेगेटिव स्टिमुलस देते हैं, यानी कि ये H+ आयन को सिक्रीशन को इनिबिट करते हैं, ओके। नो गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम एंट्रम इन रिस्पॉन्स। तो गैस्ट्रिन जो हमारे बॉडी स्टमक में सिक्रीट होते हैं, यानी कि बॉडी में जो सिक्रीट होता है, उसके लिए स्टिमुलस है राइज इन गैस्ट्रिक pH अगर बढ़ जाएगा तो उससे गैस्ट्रिन सिक्रीट होने लगता है। अगर हमारे स्टमक में कुछ फूड आ गया, खाना खा लिया, तो उससे बढ़ सकता है। या वेगस एक नर्व है, ओके, वेगस स्टिमुलेशन से भी गैस्ट्रिन रिलीज होता है, ओके। तो ये सारे स्टिमुलस हैं, और ये हम देख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन और GRP जो होता है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ये क्या करता है, G सेल को स्टिमुलेट करता है। गैंग्लियन सेल के पास हमने देखा कि M1 रिसेप्टर होता है, और पैरेटल सेल के पास M3 रिसेप्टर होता है। तो अल्टीमेटली इन जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं उस ड्रग पेप्टिक अल्सर में, उस पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में हमारा गोल क्या है, पेप्टिक अल्सर में पेन होता है तो पेन को रिलीव करना। दूसरा गोल है कि पेप्टिक अल्सर को हील करना। तीसरा गोल है कि प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कई बार पेप्टिक अल्सर जो कॉम्प्लिकेट करके ब्लीडिंग करने होने लगता है, और कई बार तो वो पेप्टिक अल्सर डीप होके अल्टीमेटली वॉल को जो परफोरेट कर सकता है, ओके। तो उससे क्या गैस्ट्रिक कंटेंट उसके जो है आउटसाइड जो है स्टमक चला जाता है, और वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो अल्टीमेटली ब्लीडिंग और परफोरेशन दोनों हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर का, ओके, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स। तो हम ये चारों हमारा गोल है इन एंटी अल्सर थेरेपी। तो हम जान सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बाय इंक्रीजिंग म्यूकस सेक्रेशन एंड बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट। हमने देखा था कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में प्रोटेक्टिव होता है, वो पेप्टिक अल्सर को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस ट्रांसफर इनटू ए जेल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ओवर द म्यूकोसा एंड देन इट ट्रैप्स बाइकार्बोनेट। तो म्यूकस जो है बाइकार्बोनेट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो H+ आयन बनेंगे वो बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, और इससे हमारा म्यूकोसा जो प्रोटेक्ट रहेगा। सो द फिल्म आल्सो प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम अटैक ऑफ पेप्सिन। तो ये जो म्यूकस होता है along with bicarbonate makes a protective cover over our gastric mucosa that protect from attack of acid and pepsin. Prostaglandins also inhibit HCl secretion, हमने देखा था, by opposing cyclic AMPK generation in parietal cell as well as gastrin release. ये gastrin release भी कम कराते हैं और HCl secretion भी कम कराते हैं। तो prostaglandins is protective for our stomach. Now coming to classification of drug used for peptic ulcer. तो हम पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं? पेप्टिक अल्सर के लिए हम ड्रग यूज कर सकते हैं, उसको हम बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं ड्रग यूज्ड बाय रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। तो वो ड्रग जो HCl सेक्रेशन कम करेगा और H+ सेक्रेशन कम करेगा, वो सारे ड्रग इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। उसके अंदर आता है H2 एंटीहिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन बाइंड कर रहा था H2 रिसेप्टर पे और स्टिमुलेट कर रहा था प्रोटॉन पंप। अगर हम हिस्टामिन के बाइंडिंग को ब्लॉक कर दें बाय गिविंग सम H2 ब्लॉकर और H2 एंटीहिस्टामिन्स, तो हम जो है HCl सेक्रेशन को कम कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी प्रोटॉन पंप। दूसरा ये है कि हम डायरेक्टली जो प्रोटॉन पंप है और हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase है, उस प्रोटॉन पंप को ही इनिबिट कर दें, तो उससे भी हम HCl सेक्रेशन कम कर सकते हैं। तीसरा है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि M1 और M3 को ब्लॉक करेगा, जिससे कि स्टिमुलस नहीं जाएगा और अल्टीमेटली उससे हमको HCl सेक्रेशन नहीं हो, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। और चौथा कैटेगरी है
कि प्रोस्टाग्लैंडिस एनालॉग लाइक मिसोप्रोस्टोल हम यूज कर सकते। तो इसमें सारे जो है बेसिकली कैसे काम कर रहा है, बाय रिड्यूसिंग एसिड सेक्रेशन। दूसरा कैटेगरी है ड्रग्स एक्टिंग बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। यहाँ पर ये ड्रग्स जो कभी भी HCl सेक्रेशन को कम नहीं करता, बल्कि जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो स्टमक के अंदर HCl है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए इसका नाम एंटासिड्स होता है। ओके, इसके अंदर दो कैटेगरी, सिस्टेमिक एंड देन नॉन सिस्टेमिक। हम देखेंगे सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक क्या डिफरेंस। देन अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव के अंदर क्या है कि ये ना ही एसिड सिक्रेशन कम कर रहा, ना ही ये न्यूट्रलाइज कर रहा, बस ये अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देता है, जिससे अल्सर को हीलिंग में हेल्प मिलता है। ओके, सो अल्सर प्रोटेक्टिव आर बेसिकली मेक अ कवरिंग ओवर द अल्सर बेड। ओके, लास्ट कैटेगरी इज एंटी एच पाइलोरी ड्रग। तो ये ड्रग्स बेसिकली हम यूज करते हैं जब किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर का कॉज एच पाइलोरी है, ओके, तो उस केस में हम ये ड्रग यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू फर्स्ट कैटेगरी, ड्रग यूज्ड बाय रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ओके, इसके अंदर पहला जो क्लास था वो था H2 एंटागोनिस्ट और H2 एंटी हिस्टामिनिक। ओके, तो ये जैसा कि है ये हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है। इसके अंदर ड्रग्स आते हैं सैमिटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन एंड रॉक्सेटिडिन। इसका मैकेनिज्म क्या है? ऑब्वियसली इट विल ब्लॉक H2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पैराइटल सेल। ओके, इससे क्या होगा, हिस्टामिन काम नहीं करेगा, प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट नहीं होगा और HCl सेक्रेशन नहीं होगा। इसके अलावा ये पेप्सिन सेक्रेशन, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस वो भी कम हो जाते हैं। ओके, तो कमिंग टू फर्स्ट ड्रग ऑफ H2 ब्लॉकर, साइमेटिडिन। साइमेटिडिन का क्या है कि साइमेटिडिन बट नॉट द अदर H2 ब्लॉकर, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम ये है कि इसमें एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होते हैं। एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन मतलब कि ये टेस्टोस्टेरोन जो ये हमारा है, हमारे अंदर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसको जो है रिसेप्टर में बाइंड नहीं करने देता, जिससे टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता। ओके, उसके अलावा ये इसमें ये प्लाज्मा प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा देता है। ओके, और ये ईस्ट्राडोल को डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है। तो अल्टीमेटली एंटी एंड्रोजेनिक होने की वजह से ये कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं मेल में, जैसे गायनिकोमास्टिया हो सकता है। ओके, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है। ओके, स्पर्म काउंट जो टेम्पररी कम हो जाते हैं। ये सारे साइड इफेक्ट है, एंटी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट। प्रोलैक्टिन बढ़ जाने से क्या होगा, मिल्क सिक्रेशन होने लगता है इवन मेल में भी। ओके, एंड देन इनहिबिट डिग्रेडेशन, तो ईस्ट्राडोल लेवल भी हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो साइमेटिडिन में, तो ये अब यूज नहीं होता। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये साइमेटिडिन जो दूसरे ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं। साइमेटिडिन क्या है, एक एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर होने की वजह से ये थियोफाइलिन, फेनिट्रिन, सल्फोनाइल यूरिया, मेट्रोनिडाजोल, वारफेरिन, ये सारे ड्रग को क्या करता है, ये क्या करता है, अगर ये सारे ड्रग भी साथ में हम देंगे तो क्या होगा, इसका टॉक्सिसिटी होने लगा। क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिटर है तो ये सारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा। नो, ये एंटासिड से भी इंटरेक्ट करता है। एंटासिड्स जब देंगे तो एंटासिड्स रिड्यूसेज एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 ब्लॉकर। ओके, तो H2 जो है प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए एंटासिड और H2 ब्लॉकर एक साथ नहीं देते हैं, 1-2 घंटे का गैप रखते हैं। इसी तरह कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड बाय H2 ब्लॉकर। कीटोकोना एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्टमक का pH होना चाहिए वो कम होना चाहिए, बट अगर हम H2 ब्लॉकर देंगे तो H2 ब्लॉकर देने से pH राइज कर जाएगा, क्योंकि कम HCl रिलीज हो रहा है। तो कोई भी ड्रग जो pH कम करता है वो कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। तो ये इंटरेक्शन है। नो, दूसरा ड्रग इस कैटेगरी में है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन जो साइमेटिडिन से बेटर ड्रग है, इसके पास बहुत सारे डिजायरेबल फीचर है जो साइमेटिडिन में नहीं है, जिससे कि ये साइमेटिडिन से 5 गुना ज़्यादा पोटेंट है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है। इसमें एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं जो साइमेटिडिन में था। ये प्रोलैक्टिन लेवल को ऑलमोस्ट नहीं चेंज करता। ओके, और ये ईस्ट्राडोल को मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट नहीं करता। तो ये सारे एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज की वजह से ये रेनिटिडिन जो है वो प्रीफर्ड ड्रग है। तो इसके पास वो सारे प्रॉब्लम गायनिकोमास्टिया या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है ये सब होने का रिस्क नहीं है रेनिटिडिन। ये एंजाइम इनहिबिटर्स भी नहीं है। ये एंजाइम जो करता है ये लेस पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है, तो ये एंजाइम इनहिबिशन भी ऑलमोस्ट जो है ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता जो साइमेटिडिन में हो रहा। तो ओवरऑल इसका एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन जो नेग्लिजिबल है।
जो रेनिटिडिन का डोज है वो 300 और 150 BD हम देते हैं फॉर हीलिंग अल्सर, और अगर मेंटेनेंस देना है तो 150 mg एट बेड टाइम देते हैं। ओके, इसका IV फॉर्म भी अवेलेबल, IM और IV फॉर्म पैरेंटरल फॉर्म भी अवेलेबल है जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे एसिलॉक के नाम से रेनिटिडिन आते हैं जो टैबलेट है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजेक्टेबल्स भी हैं। यूज़ कहाँ कर सकते हैं? H2 ब्लॉकर का यूज हम ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर और गैस्ट्राइटिस में कर सकते हैं। देन जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज बेसिकली एक डिजीज का सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, एक ट्यूमर गैस्ट्रिनोम हो जाता है, मतलब गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर पेशेंट को हो जाता है, जिससे गैस्ट्रिन लेवल ज़्यादा सिक्रेट होता है, इसीलिए HCl ज़्यादा सिक्रेट होता है। तो इस केस में हम दे सकते हैं। ओके, बट ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। इस केस में यूजुअली PPI जो है H2 ब्लॉकर से ज़्यादा अच्छा काम करता है, बट PPI भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि ये ट्यूमर है और गैस्ट्रिन का ट्यूमर, तो ये ट्यूमर को एक्साइज करना ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। ओके, ट्यूमर को निकाल देना सही ट्रीटमेंट है। ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी हम H2 ब्लॉकर देते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है? इसमें क्या होता है, स्टमक का कंटेंट जो होता है ये वापस हमारे स्टमक से इसोफेगस में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ओके, तो इसमें हम अगर कोई भी H2 ब्लॉकर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो स्टमक में हमारा कंटेंट वापस आ रहा है उसका pH कम हो जाएगा, वो कम एसिडिक होगा, तो हमारे इसोफेगस को कम नुकसान होगा। ओके, उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्पिरेशन न्यूमोनिया। कई बार जब पेशेंट में ऑपरेशन होने वाला है, ओके, तो उसको वो बेहोश करना रहता है उसको, ओके, एनेस्थीसिया यूज करना होता है, तो उससे पेशेंट को कई बार जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसको वापस हमारा एस्पिरेट होने का मतलब लंग्स में जाने का रिस्क रहता है। ठीक है, तो हम ये H2 ब्लॉकर अगर पहले से दे देंगे तो उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका एसिडिटी कम हो जाएगा, तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया का रिस्क कम हो जाएगा। ओके, तो पर्टिकुलरली हम H2 ब्लॉकर जो है बिफोर सर्जरी और एनेस्थीसिया जो दिया जाता है। तो दूसरा कैटेगरी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, तो प्रोटॉन पंप, इससे पहले हमने डिस्कस किया H2 ब्लॉकर, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका नाम जैसा कि है, ये प्रोटॉन पंप और H+ पोटेशियम ATPase इनहिबिटर्स हैं। ओके, तो ये प्रोटॉन पंप को डायरेक्टली इनहिबिट कर रहा है जिससे HCl सिक्रीशन नहीं होगा, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या ओमिप्राजोल है, इसोमिप्राजोल है, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और राइबिप्राजोल। ओके, तो प्रोटॉन पंप और PPI जो होता है ये ज़्यादा पावरफुल इनहिबिटर है गैस्ट्रिक एसिड का, और ये टोटली जो है HCl सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकता है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के पास जो पेप्सिन, जैसा कि हमने पहले देखा कि जो H2 ब्लॉकर थे वो पेप्सिन के सिक्रीशन को कम कर रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन कम कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस के वॉल्यूम को कम कर रहा था, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर, बट वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। प्रोटॉन पंप जो है ये सब पेप्सिन रिलीज या इंट्रिंसिक फैक्टर्स का रिलीज को कम नहीं करता, तो ये एडवांटेज है। मैकेनिज्म जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो है प्रोटॉन पंप को बाइंड करता है। तो ये जब हम लेंगे तो ये हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद ये पैरेटल सेल के अंदर आएगा, फिर पैरेटल सेल से ये कैनालिकुली में आ जाएगा, कैनालिकुली में आने के बाद ये जो है चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो इन एसिडिक pH ऑफ कैनालिकुली इट इज कन्वर्टेड इनटू चार्ज्ड आयन, राइट। तो कैनालिकुलियम जब चार्ज आयन बन जाएंगे तो ये वापस से कैनालिकुलियम से वापस जो है सेल के अंदर, पैरेटल सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो कैनालिकुलियम में रह के ही ये प्रोटॉन पंप को बाइंड करता और इनहिबिट करता। और इसका बाइंडिंग जो होता है यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। एक बार उन्होंने जब ये ड्रग PPI जो है ATPase या प्रोटॉन पंप को बाइंड कर गया तो परमानेंटली बाइंड करता और परमानेंटली उसको इनहिबिट कर देता है, तो जिससे वो जो HCl सिक्रीशन जो परमानेंटली जो इनहिबिट हो जाता है। HCl सिक्रीशन दोबारा तब रिज्यूम होगा जब नया ATPase बनेगा। ओके, वो एक बार जो इनहिबिट हो गया वो इनहिबिट हो गया। ओके, इट ऑल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक म्यूकोसल कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो हमने देखा था कि सेल के अंदर जो H+ आयन बन रहे थे वो CH कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से बन रहा था, तो उसको भी PPI इनहिबिट करता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये CH इसको भी इनहिबिट करता है PPI।
और पीपीआई का मेन इनिबिशन क्या है, यहाँ पर ये प्रोटोन पंप है, यहाँ हम देख सकते हैं पीपीआई जो कैनालिकुली में है और कैनालिकुली साइड से ही ये पीपीआई को इनिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से अब HCl सिक्रीशन नहीं होगा, H+ आयन इधर सेक्रेट नहीं होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स। नो, ये पीपीआई क्या है, पीपीआई एक एसिड लेबाइल ड्रग, कहने का मतलब जब हम इसको ओरली लेते हैं तो स्टमक में जाने के बाद ये ड्रग डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर काम नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होंगे और काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस ड्रग को जो प्रोटेक्ट करके दिया जाए। तो प्रोटेक्ट मतलब कि इसको एक एंटेरिक कोटेड, मतलब टैबलेट को एक कोटिंग करके देते हैं। ओके, उसको एंटेरिक कोटेड फॉर्म बोलते हैं, या फिर ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में कैप्सूल में देते हैं ताकि उसको जो डायरेक्ट वो एसिड के कॉन्टैक्ट में ना आए, राइट। और अगर लेते हैं तो इसका बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल पीपीआई रिड्यूस बाय फूड, तो फूड के साथ अगर देंगे तो ये एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होगा, बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से यूजुअली हम पीपीआई जो देते हैं वो खाली पेट देते हैं, यूजुअली 1 आवर बिफोर एनी मील। ओके, प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग। ओके, इन एम्प्टी स्टमक। तो हमेशा पीपीआई जो 1 घंटा पहले सुबह में देते हैं ताकि वो इसके साथ फूड से कोई इंट्रैक्शन ना हो। ओमिप्राजोल पहला मेंबर इसका है, जो प्रोटोटाइप मेंबर है इस कैटेगरी का। सो ये हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में, जो CYP का नाम है 2C19 एंड CYP3A4। ओके, इससे मेटाबोलाइज होता है ओमिप्राजोल। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ओमिप्राजोल चूंकि ये एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहा है, तो एंजाइम्स जो ड्रग इससे मेटाबोलाइज और दूसरे ड्रग जो इस 2CYP से मेटाबोलाइज है उससे ओमिप्राजोल इंटरेक्ट कर सकता है। सो ओमिप्राजोल में शो ड्रग इंटरेक्शन। ओमिप्राजोल एक्सक्रीट होता है यूरिन में। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पर पेंटोप्राजोल जो है ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट आता है, मतलब कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट आता है। यहाँ पर देख सकते हैं एंटेरिक कोटेड, इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि ये टैबलेट को जो है एसिड लेबाइल रहता है तो इसको एसिड रेजिस्टेंट बनाना, ताकि एसिड से स्टमक में डिस्ट्रॉय ना हो। नो इनहिबिशन ऑफ HCl सेक्रेशन स्टार्ट विद इन 1 आवर। ओके, जैसे ही दवा लें 1 घंटा में HCl सेक्रेशन इनहिबिट होता है और मैक्सिमम 2 आवर पे होता है। पीपीआई यूजुअली जो है टी हाफ जो होता है उसका 1 से 2 घंटा होता है। टी हाफ मतलब प्लाज्मा टी हाफ मतलब कि आधे घंटे में 1 to 2 आवर्स में इसका हाफ ऑफ द ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। बट ये काम काफ़ी लंबे समय तक, ऑल्दो इसका टी ऑफ कम होता है बट काम काफ़ी लंबे समय तक करता है। इसका वजह ये है कि ये इनिबिट करता है प्रोटोन पंप को और इरिवर्सिबली इनिबिट करता है, मतलब कि प्रोटोन पंप वंस ये इनिबिट हो गया दोबारा वो काम में नहीं आता। तो ऐसे ड्रग को हीट एंड रन ड्रग बोलते हैं। हीट एंड रन ड्रग का मतलब कि वंस इनिबिटेड इट विल बी परमानेंटली इनिबिटेड। हम पीपीआई का यूज कहाँ कर सकते हैं, पीपीआई का यूज कर सकते हैं, पीपीआई इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ऑल टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। ओके, और अगर कोई पेप्टिक अल्सर H. पायलोरी की वजह से हो रहा था हम वहाँ भी यूज कर सकते हैं। सो पीपीआई इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ऑल टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। ओमिप्राजोल 20 mg to 40 mg आता है, OD लेते हैं वंस डेली, और पेंटोप्राजोल यूजुअली 40 mg देते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में चूँकि और सीरियस कंडीशन है तो इसमें हम हाई डोज IV पीपीआई देते हैं। ओके, देन स्ट्रेस अल्सर में हम IV यहाँ पर भी हम IV पेंटाप्राजोल या रेविप्राजोल देते हैं। देन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स दीजिए, जिसमें क्या होता है स्टमक का कंटेंट हमारे वापस इसोफेगस में आ जाता है। ओके, तो इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिन ट्यूमर होता है, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा। एस्पिरेशन निमोनिया हमने बात किया था कि एसिड कंटेंट जो है हमारे लंग्स में जा सकता है जब हम पेशेंट बेहोश होता है या एनेस्थीसिया पे होता है, तो इसी पेशेंट में दे सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट पीपीआई का कम है, काफ़ी कम है। ओके, बट एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस अगर लंबे समय तक दवा दे तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जिसका नाम है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। और चूंकि एसिड सेक्रेशन को बंद कर देता है पीपीआई, तो कॉम्पनसेटरी हाइपरगैस्ट्रिनीमिया होता है, मतलब कि चूंकि रिफ्लेक्सली जो है गैस्ट्रिन लेवल बढ़ जाता है। गायनेकोमास्टिया एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था उसमें H2 ब्लॉकर्स में उसी तरह कुछ प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन ये प्रॉब्लम बेसिकली जो होता है ओमिप्राजोल के साथ है, और सारे पीपीआई में ये प्रॉब्लम उतना नहीं है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस, एल्डरली पेशेंट्स में ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि ये पीपीआई जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है, राइट। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा
तो पीपीआई ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम तब होता है जब हम पीपीआई लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, लंबे समय तक, जैसे कि जीईआर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में लंबे समय तक दवा चलाना पड़ता है पीपीआई, उस केस में रिस्क रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का। इंटरेक्शन, ये ड्रग इंटरेक्स ओमिप्राजोल जो है इनहिबिट करता है, ओके, कुछ ड्रग्स का जैसे डायजेपाम, फेनिटोइंस, वारफेरिन लेवल का जो इसके साथ इंटरेक्ट करता है, ओके, क्योंकि ये सारे जो है सीवाईपी को इनहिबिट करेगा, जिससे इसका इस सारे ड्रग का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा CYP2C19 को इनहिबिट करने की वजह से क्लोपिडोग्रेल का लेवल भी, क्लोपिडोग्रेल एक ड्रग है, ओके, जो यूजुअली ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो MI के पेशेंट में यूज होता है। तो इससे क्या होता है, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, अगर इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग रिस्क हो जाता है। रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग, उसी तरह आयरन सॉल्ट्स, इसका भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा पीपीआई अगर लेंगे तो। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी ओमिप्राजोल का मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। तो ये सारे ड्रग इंट्रैक्शन है जो पीपीआई के साथ, जो खास करके ओमिप्राजोल के साथ है, और दूसरे ड्रग प्रोटोन पंप के साथ उतना प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी इसोमिप्राजोल। इसोमिप्राजोल जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें भी एक ओमिप्राजोल है, तो ये एक ऐसे एनोन्स्यूमर है ओमिप्राजोल का। इसके पास बेटर बायो अवेलेबिलिटी है, यानी कि बेटर एब्जॉर्ब होता है। लेंसोप्राजोल ये और ज़्यादा पोटेंट है, इसके पास और ज़्यादा ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, स्लाइटली टी हाफ लॉन्गर है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगा। और ये एटीपीज को यानी प्रोटॉन पंप को पार्टली रिवर्सिबली इनहिबिट करता है, मतलब कि वो प्रोटॉन पंप दोबारा से भी काम कर सकता है। नेक्स्ट इज पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल इज सिमिलर टू ओमिप्राजोल इन पोटेंसी एंड एफिकेसी, ओके, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके पास हायर बायोबिलिटी, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। इसका एक आईवी फॉर्म भी अवेलेबल है, ओके, तो हम इसको आईवी भी दे सकते हैं। इसका सीवाईपी से इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ओमिप्राजोल का है, सो इसमें ड्रग इंटरेक्शन का रिस्क कम है। रेमिप्राजोल क्या है, इट इज क्लेम टू हैव फास्टेस्ट एसिड सप्रेशन। तो रेमिप्राजोल के बारे में बोला जाता है कि इसके पास फास्टेस्ट एसिड सप्रेशन का कैपेबिलिटी है। हम यहाँ देख सकते हैं पेन आईवी जो है ये टैबलेट भी आता है और इंजेक्टेबल भी आता है पेंटोप्राजोल का। तो नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर क्या है, ये जैसा कि नाम है, ये क्या है, मस्कनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होता है ये दो तरह हो सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। सो नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्करिनिक के अंदर आते हैं एट्रोपिन, प्रोपेंथेलिन, देन ऑक्सीफिनोनियम। बस इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एसिड सिक्रेशन में कमी तो लाता है, बट इसके पास एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता है, लाइक कॉन्स्टिपेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये साइड इफेक्ट होने की वजह से ये ड्रग जो है प्रीफर नहीं होता। इसी के अंदर दूसरा है पैरेंजिपिन, ये सेलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट, जिसकी वजह से इसमें एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है, ओके, बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं, ये केवल यूरोप में यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरीज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। पहले से हम जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो पेप्टिक अल्सर के लिए प्रोटेक्टिव है, जिसके अंदर PGE2 और PGI2 ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में बनते हैं और हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो गैस्ट्रिक रिलीज को कम करते हैं, हमने सब कुछ देख लिया पहले कि ये गैस्ट्रिक रिलीज कम करते हैं और एसिड रिलीज को भी कम करते हैं। बट नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारे बॉडी में, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे लेंगे तो उसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, तुरंत ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हमको सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज करना पड़ता है, जैसे कि मेजोप्रोस्टॉल। तो यूजुअली हम जो यूज करते हैं इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, वो सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, जैसे कि मेजोप्रोस्टॉल जो कि एक मिथाइल PGE1 एस्टर है, ओके। ये क्या, एक लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 है, ओके, जो हम यूज कर सकते हैं prostaglandins. So misoprostol is the prostaglandins used for treatment of peptic ulcer. But ये particularly prostaglandins का यूज हम करते हैं for NSAIDs induced gastritis and peptic ulcer. NSAID जो होता है ये क्या ड्रग है, जो ड्रग क्या करता है, कॉक्स इनहिबिटर है। कॉक्स इनहिबिटर मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हमारे स्टमक के लिए प्रोटेक्टिव, बट ये ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ऑब्वियसली NSAID जो होता है ये पेप्टिक अल्सर कर सकता है। तो जब भी हम NSAID जैसे कि
डाइक्लोफिनेक हो गया, ये सब ड्रग जो यूज़ करते हैं, जो जॉइंट्स पेन किलर या किसी भी पेन किलर यूज़ करते हैं, ये पेन किलर बेसिकली होते हैं। तो पेन किलर जब भी यूज़ करेंगे तो उससे जो है पेप्टिक अल्सर का रिस्क रहता है। तो अगर कोई पेन किलर इंड्यूस्ड या NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर है तो वहाँ पे ये हम जो है यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रिफ्लेक्सली जो है हम यूज़ कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, बट ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफेक्ट जो है यूट्रस पर भी होता है। ओके, तो यूट्रस की मोटिलिटी को इन्हेंस कर देता है, जिससे कई बार प्रेग्नेंट लेडीज में प्रॉब्लम हो सकता है, एबॉर्शन का रिस्क रहता है, राइट। तो इस वजह से जो है पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी पुअर हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। So we have so far discussed drug which act by inhibiting the release of HCl। तो वो सारे ड्रग को हमने डिस्कस किया जो HCl के सिक्रीशन और H+ आयन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। अब हम दूसरा कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं इस कैटेगरी में। सो दीज आर द ड्रग्स विच एक्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो ओबियसली इसका नाम है एंटासिड्स। इसके एंटासिड्स में हम देख सकते हैं कि ये ड्रग क्या, ये बेसिकली these are the basic substance which neutralize gastric acid and raise pH of gastric content। Antacids do not decrease acid production। ये acid production को decrease नहीं कर सकता, ये केवल acid को neutralize कर सकता। तो किसी पोटेंसी, इस एंटासिड का पोटेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ANC, जो कि होता है कि उस एंटासिड्स का 1 ग्राम कितने HCl कितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl की न्यूट्रलाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एंटासिड। सो 1 ग्राम ऑफ दैट एंटासिड इज कैपेबल ऑफ हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज इट। ओके, नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एंटासिड्स को बेसिकली हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्टेमिक एंटासिड एंड देन नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। सिस्टेमिक एंटासिड का मतलब ये है कि ये एंटासिड्स हम लेंगे तो ये क्या होगा, हमारे स्टमक में जाएगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, बट ये एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में साइड इफेक्ट करता है। सो बेसिकली दीज एंटासिड्स आर एब्जॉर्ब्ड। ओके, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है वो 12 है, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्ब विल न्यूट्रलाइज 12 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ओके, ये जैसे ही लेंगे इसका एक्शन इमीडिएट होता है, इमीडिएटली काम करता है, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है। ANC ठीक ठाक है 12 है। ओके, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सिस्टमिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिस्टमिकली ये अल्केलाई है, तो हमारे बॉडी में अल्केलाई जाएगा तो हमको अल्कलोसिस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सोडियम बाइकार्ब क्या होता है, ये CO2 रिलीज करता है हमारे स्टमक में, तो हमारे स्टमक में डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, बेल्चिंग, रिस्क ऑफ अल्सर, परफोरेशन ये सब हो सकता है। इसके अलावा जब भी हम एसिड ये एंटासिड्स बंद करेंगे तो वापस से हमको एसिडिटी होने लगता है, जैसे एसिड रिबाउंड, तो इसका भी रिस्क होता है। क्योंकि इसके साथ सोडियम भी है, तो ये सोडियम हमारी बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो सोडियम ओवरलोड हो सकता है हमारी बॉडी को। यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी हमको एसिडिटी होता है, एसिडिटी हमको फील होता है चेस्ट एरिया में, बर्न जैसा बर्निंग सेंसेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। ओके, तो हार्ट बर्न के ट्रीटमेंट पर हम एंटासिड यूज करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम एसिड हमारी यूरिन को अगर किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है तो वहाँ पर भी हम एसिड ये अल्कलाई दे सकते हैं, जहाँ पर उसको एसिडोसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा है इसका सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सोडियम बाइकार्ब जैसा ही होता, बट इसमें CO2 रिलीज नहीं हो रहा। ये एडवांटेज है कि CO2 यहाँ रिलीज नहीं हो रहा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बेल्चिंग वगैरह का रिस्क इस ड्रग में नहीं है। दूसरा है कैटेगरी नॉन सिस्टमिक। तो अभी हमने पहला कैटेगरी था एंटासिड्स में सिस्टमिक जो एब्जॉर्ब होता, नॉन सिस्टमिक जो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो हमारे स्टमक के अंदर लोकली काम करता, बस एसिड को न्यूट्रलाइज करता। ओके, सो ये दिस इज पुअरली एब्जॉर्ब बेसिक कंपाउंड। ओके, और इसमें अल्कोलिसिस का भी रिस्क नहीं क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अंदर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इसके सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक सस्पेंशन बनता है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अवेलेबल है एज एंटासिड। ये इमीडिएटली काम करता है और इसका ANC है अराउंड 30। ओके, जो काफ़ी अच्छा है। देन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट
इसके पास लो सॉल्युबिलिटी है एंड रिएक्टिविटी, इसका एनसी कम है। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट जो भी मैग्नीशियम सॉल्ट्स है वो सारे क्या साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरिया करता है। ओके, हमारे गट की मोटिलिटी को इन्हेंस कर देता है। सो ये मैग्नीशियम सॉल्ट जो भी एंटासिड्स हैं वो डायरिया करते हैं। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मैग्नीशियम सॉल्ट्स यूज्ड एज एंटासिड्स। नेक्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्टलेस वीक एंड स्लोली रिएक्टिंग एंटासिड्स है। इसका एएनसी काफ़ी कम है, ये वीक एंटासिड्स है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, ये गट की मोटिलिटी को क्या करता है, रिलैक्स करता है, गट की मोटिलिटी को कम कर देता है। तो हमने देखा अभी कि मैग्नीशियम सॉल्ट गट की मोटिलिटी को इनहांस करके डायरिया कर रहा था, बट अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो ये गट की मोटिलिटी को स्लगिश करके कॉन्स्टिपेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग इज मेगाल्डेट। मेगाल्डेट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम अल्यूमिनेट। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो गट स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, रिलीज करता है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ एक एंटासिड्स है। तो ये इनिशियली काफ़ी तेज़ी से काम करता है और फिर धीरे धीरे काम करता है। तो इसके पास रैपिड एक्शन भी हो जाता है और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन भी, लंबे समय मतलब तुरंत काम करेगा और लंबे समय तक काम करेगा। मेगाल्डेट का एडवांटेज ये है, इनिशियली रैपिडली काम करता है और फिर ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब रिलीज करता है तो फिर ये धीरे धीरे काम करता है। इसका एनसी 28 के आसपास है जो कि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी रैपिडली काम करता है, इसका एनसी 20 है। ये अगेन इसके पास क्या है कि कार्बोनेट है, ये CO2 रिलीज करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन करेगा और कैल्शियम रिलीज भी करेगा। ओके, तो कैल्शियम है तो कैल्शियम रिलीज करेगा जो एब्जॉर्ब हो सकता है, और एब्जॉर्ब होकर कैल्शियम कई बार प्रॉब्लम कर सकता है, पर्टिकुलरली रीनल फेलियर पेशेंट। तो ये दिस इज फीचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे एंटासिड्स, तो एंटासिड बेसिकली क्या थे, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। ओके, बट एंटासिड यूजुअली हम लोग कई बार कॉम्बिनेशन में देते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन में जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कंबाइंड विद अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। पर्पस क्या है कि दोनों कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि दोनों, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फास्ट एक्टिंग है और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड स्लो एक्टिंग, तो दोनों का एडवांटेज मिल गया, मतलब कि इमीडिएट एक्शन भी हो गया और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन भी हो गया। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट लैक्सेटिव है, मतलब कि ये क्या करता है, डायरिया करता है, और क्या अल्युमिनियम सॉल्ट कॉन्स्टिपेटिंग है। तो दोनों का जो साइड इफेक्ट है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए कॉम्बाइन करने से दोनों का साइड इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, नलीफाई हो गया। दूसरी है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज लिस्ट अफेक्टेड, क्योंकि एक जो है क्या कर रहा था, जो मैग्नीशियम सॉल्ट है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग एनहांस कर देता और अल्युमिनियम सॉल्ट जो होता है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता। तो दोनों को अगेन जो है कंबाइन करते हैं तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो अनअफेक्टेड रहता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो कितनी देर में वो जो है नीचे प्रोपेल होकर ड्यूडेनम में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। नाउ डोज ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड इज रिड्यूस, क्योंकि जब दो ड्रग दे रहे हैं तो दोनों का जो है डोज अब कम हो जाएगा। डोज अगर कम होता है, कोई भी ड्रग का डोज जब कम हो जाता है तो उससे साइड इफेक्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। हम यहाँ देख सकते हैं कि डाइजिन के नाम से एक एंटासिड्स आता है। ओके, जिसमें बेसिकली क्या है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं। द यूज ऑफ एंटासिड्स, तो ये एंटासिड्स एज सच इसका हम यूज करते हैं फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड एसिडिटी। तो हम ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में तो नहीं, बट ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बस पेन जब किसी को हो रहा है या एसिडिटी ज़्यादा फील हो रहा है तो वहाँ एंटासिड्स यूज़ करते हैं। और कई बार जैसे GIRD में रिफ्लेक्स आ रहा है, स्टमक कंटेंट इसोफेगस में वापस आ रहा है, तो वहाँ पर एसिड्स को, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स देते हैं। तो बेसिकली एंटासिड्स का यूज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में है। ड्रग इंटरेक्शन, एंटासिड बहुत सारे ड्रग से इंटरेक्ट करता है बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एंटासिड दूसरे ड्रग से कॉम्प्लेक्स बना के इंटरेक्ट करता है जैसे टेट्रासाइक्लिन, आयरन सॉल्ट्स, ओके, फ्लोरोक्विनोस एंड कीटोकोनाजोस। ये सारे ड्रग से इंटरेक्ट करने की वजह से ये सारे ड्रग जो है एब्जॉर्ब नहीं होते। ओके, क्योंकि उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देते कई जैसे आयरन सॉल्ट या टेट्रासाइक्लिन से कॉम्प्लेक्स बना के ओके इसको प्रेसिपिटेट कर देगा और ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ। सो हमेशा एंटासिड्स और एसिड ड्रग को हमेशा में गैप रखना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी
अल्सर प्रोटेक्टिव, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कैटेगरी क्या है, ये क्या करता है, ये अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. ओके, सो अल्सर प्रोटेक्टिव does nothing, it just make a protective cover, neither it decreases HCl secretion, neither it neutralizes the HCl. Okay, so basically it make a protective covering. इसके अंदर सुक्रोल्फेट आता है जो केमिकली क्या है, अल्मीनियम, बेसिक अल्मीनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज है. इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये जब एसिडिक पीएच लेस देन 4 के पास पहुंचेगा, उस इन्वायरमेंट में जहाँ एसिडिक पीएच लेस देन 4 है, वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग करता है और एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. जो जेल लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, उस अल्सर पे कवर हो जाएगा और उसके अल्सर बेड से चिपक जाता है. सो दिस मेक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द अल्सर बेड. ओके, mind it, but polymerization and formation of this sticky cover occurs only when the pH is less than 4. इसके पास कोई एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी नहीं होता और ना ही ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को एनहांस करता है. ओके, ये एब्जॉर्ब नहीं होता, सो एक्शन इज लोकल माइंडेड. इसका एक्शन लोकल है क्योंकि पेप्टिक अल्सर पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा. ये दोनों पे ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में काम आता है. डोज यूजुअली हम 1 ग्राम लेते हैं, खाली पेट में लेते हैं 1 आवर बिफोर एवरी 3 मेजर मील्स, मतलब मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, देन लंच, डिनर. ओके, इसके अलावा हम बेड टाइम में लेना पड़ता है, तो 4 बार लेना पड़ता है. ओके, तो इसका यूज हम करते हैं पेप्टिक अल्सर में, बट अब यूज नहीं होता है क्योंकि उसको कई बार 4 बार लेना पड़ता है. सो डोजिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट डोजिंग है और काफ़ी टाइमली लेना पड़ता है, एकदम फिक्स टाइम पे लेना पड़ता है, तो ये डिसएडवांटेज है. तो अब ये यूज होता नहीं क्योंकि इससे बेटर ड्रग अब हमारे पास है, H2 ब्लॉकर और PPI है, तो हम इसके लिए यूज नहीं करते. इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्ट्रेस अल्सर भी यूज कर सकते हैं इन ICU. ओके, ICU के अंदर भी हम अगर किसी को अल्सर से प्रोटेक्ट करना है, तो अल्सर होने से रोकना है, तो हम यहाँ दे सकते हैं ये दवा. इसके अलावा ये हम कई दूसरे अल्सर पर, जैसे बर्न हो रखा है, बेड सोर हो गया, या डायबिटिक या रेडिएशन अल्सर, तो दूसरे अल्सर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. ये देख सकते हैं ब्रांड नेम सुक्राल के नाम से आता है, सुक्राल्फेट. इसका इंट्रैक्शन क्या है कि अगर सुक्राल्फेट को किसी एंटासिड्स के साथ देंगे तो एंटासिड्स क्या करेगा, पीएच को कम कर रेज कर देगा, पीएच रेज कर देगा, तो सुक्राल्फेट काम नहीं करेगा, तो हम एंटासिड्स के साथ नहीं दे सकते. ओके, तो इसके अंदर दूसरा अल्सर प्रोटेक्टिव के अंदर दूसरा है कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट. ये कोलोइडल बिस्मथ कंपाउंड है जो अगेन जो है पीएच लेस देन 5 पर ही काम करता है. ओके, पीएच लेस देन 5 पर ही प्रेसिपिटेट होकर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. मैकेनिज्म एग्जैक्ट पता नहीं, बट प्रोबेबल मैकेनिज्म ये है कि ये म्यूकसल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इसके सिक्रेशन को या प्रोडक्शन को इन्हांस कर देता है. और हम जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये हमारे लिए अल्सर प्रोटेक्टिव है. ओके, तो ये इस तरह से काम करता है. इसका इफेक्ट ये भी देखा गया है कि ये H. पायलोरी अगर इन्फेक्शन है तो H. पायलोरी को डिटैच भी कर सकता है इसको, तो इससे इसके रिमूवल में हेल्प मिलता है. सो इस ड्रग को हम H. पायलोरी ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं. CBS हम जो देते हैं विजुअली 120 mg देते हैं हाफ एन आवर बिफोर 3 मेजर मील. अगेन उसी तरह जैसा सुक्राल्फेट दे रहे थे, 3 मेजर मील और बेड टाइम, तो 4 बार देना होता है. तो अब इसका यूज नहीं होता है. इसका मेन यूज अभी H. पायलोरी रेजिमेन में होता है. जब H. पायलोरी का ट्रीटमेंट करना तभी हम ये CBS यूज करते हैं, अदरवाइज इसका यूज कुछ है नहीं एक्स्ट्रा. इसका इंटरेक्शन एंटासिड से, एंटासिड्स क्योंकि पीएच रेज कर देगा तो इसका हम फिर काम नहीं करेगा, इसलिए एंटासिड के साथ नहीं देते. साइड इफेक्ट डायरिया, हेडेक, डिजीनेस वगैरह होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ भी जिस पार्ट में ये टच होगा वहाँ पर उसको ब्लैकनिंग करता है, टंग को ब्लैक कर देगा, डेंचर एंड इवन स्टूल भी ब्लैक हो जाता है. ये एक साइड इफेक्ट है CBS का. सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.